हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि पिछले 2 वीडियो में आपको रक्त से संबंधित सारी बातें बताई जा चुकी हैं और बताया गया कि रक्त का संगठन क्या होता है, रक्त वर्ग क्या होता है, कितने प्रकार के रक्त वर्ग होते हैं, RH फैक्टर क्या है। इतनी सारी बातें पिछले 2 वीडियो में रक्त से संबंधित हो चुकी हैं। अब इसी रक्त के टॉपिक में जैसे आपको पता है कि कुछ और भी आपके सिलेबस के अंतर्गत टॉपिक्स हैं, जैसे रक्त वर्ग का निर्धारण कैसे किया जाएगा, रक्त बैंक या ब्लड बैंक क्या होता है, रक्तदाब ब्लड प्रेशर क्या होता है और कुछ रक्त से संबंधित बीमारियों की बात होनी है। इतनी बातें अभी रक्त से संबंधित टॉपिक में और रह गई हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रक्त वर्ग का निर्धारण। जब हम किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, हमें अपना ब्लड ग्रुप चेक कराना होता है, तो उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं कि रक्त वर्ग का निर्धारण। ये बहुत आसान सा तरीका होता है रक्त वर्ग का निर्धारण करने में। इसमें जो है 3 बॉटल्स होती हैं। एक में होता है एंटी ए सीरम, दूसरे में रहता है एंटी बी सीरम और तीसरे में रहता है एंटी RH सीरम। 3 सीरम होते हैं जिसकी सहायता से किसी भी व्यक्ति का रक्त वर्ग क्या है उसको हम पता कर सकते हैं। हम किसी का रक्त वर्ग हमें जानना है तो हम उस व्यक्ति का रक्त लेंगे, उसको स्लाइड पर सामान्य रूप से फैला लेंगे, 3 बूंदों के रूप में 3 अलग अलग जगह रख देंगे। फिर उन तीनों बूंदों पर एक में हम एंटी ए सीरम डालेंगे, दूसरे में हम एंटी बी सीरम डालेंगे, तीसरे में एंटी RH सीरम डालेंगे। अगर जिसमें पहले वाले में जिसमें आपने एंटी ए सीरम डाला है, अगर वो क्लॉट कर गया, इसका मतलब है कि वो रक्त ग्रुप ए है। अगर पहला नहीं किया, केवल दूसरा किया है क्लॉट, तो इसका मतलब है कि जिसमें हम एंटी बी सीरम डाले हुए हैं वो वाला क्लॉट करता है, पहला क्लॉट नहीं करता है, इसका मतलब रक्त ग्रुप बी है। अगर दोनों क्लॉट कर जाते हैं इसका मतलब है कि रक्त ग्रुप AB है और कोई क्लॉट नहीं करता है तो इसका मतलब रक्त ग्रुप O है। और तीसरा जो हमने रक्त का बूंद रखा है जिसमें एंटी RH सीरम डाला है, अगर उसमें एंटी RH सीरम डालने के बाद रक्त जो है क्लॉटिंग कर गया, थक्का जम गया, इसका मतलब वो RH पॉजिटिव पर्सन है, और नहीं किया तो इसका मतलब RH नेगेटिव पर्सन है। इस तरह से किसी व्यक्ति का हम ब्लड ग्रुप आसानी से पता कर सकते हैं और जिसकी सहायता से हम किसी व्यक्ति में ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो रक्त आदान करना होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, उसको आसानी से और सुरक्षित तरीके से किया जा सकता है। अब आपको पता है कि अक्सर आज की तारीख में बहुत से लोगों को इमरजेंसी ब्लड की ज़रूरत होती रहती है, और अगर उचित मात्रा में या उचित समूह का ब्लड यानी रक्त उसको उपलब्ध ना हो पाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसी को ध्यान में रख के बहुत से स्थानों पर रक्त बैंक यानी ब्लड बैंक स्थापित किया गया है। इन ब्लड बैंक्स में व्यक्ति जो है जो भी स्वेच्छा से ब्लड दान करना चाहे वो जाकर अपना रक्त निकलवाता है और वो इकट्ठा रहता है वहाँ पर। और साथ साथ जब किसी व्यक्ति को ब्लड जरूरत होगी तो वो वांछित व्यक्ति आकर अपना जो भी ब्लड चाहे, जो भी रक्त समूह का होगा उसको दे के वांछित रक्त समूह का ब्लड ले सकता है। ये वहाँ पर सुविधाएं रहती हैं। और साथ साथ जब किसी व्यक्ति का जो वहाँ रक्त लिया जाता है उसके पहले उसमें सारी बीमारियों की, रोगों की सब चेक हो जाता है, जिससे कि सुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन रक्त आदान संभव हो पाता है। ब्लड बैंक में कुछ सुविधाएं की जाती हैं जिससे कि वहाँ रक्त सुरक्षित रहे, और ब्लड बैंक में लगभग 100 दिन तक जो है लगभग 30 दिन तक ब्लड आपका, जैसे आज किसी व्यक्ति का ब्लड निकाला गया तो लगभग 30 दिन तक वहाँ ब्लड को रखा जाता है। तब तक अगर उसके आगे तक उपयोग नहीं हुआ उसके अंदर तो फिर उस आगे उसको फेंक दिया जाता है, फिर उसका ब्लड बेकार हो जाता है। तो 30 दिन तक हम उसको सोडियम सिट्रेट में की उपस्थिति में मिलाकर जो है उसको हम वहाँ रखे रहते हैं। और जो तापमान की आवश्यकता होती है वहाँ 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर डिग्री सेंटीग्रेड में बात करेंगे 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट स्केल में बात करेंगे 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर वहाँ पर ब्लड बैंक में ब्लड सोडियम सिट्रेट की उपस्थिति में संरक्षित रहता है। आपने भी देखा होगा जब किसी व्यक्ति का ब्लड निकाला जाता है तो ब्लड जो है वायु के संपर्क में नहीं आना चाहिए, और उसको जो है सीधे हम बंद पॉलीथीन या कांच के बॉटलों में
इकट्ठा करते हैं और इस जो है प्लास्टिक या कांच के थैले में जो है आपका रक्त सुरक्षित वहाँ पर ब्लड बैंक में लगभग 1 महीने तक रहता है। आवश्यकता होने पे जिस भी रक्त समूह का रक्त किसी व्यक्ति को चाहिए उसे देकर उसकी जान को बचाया जा सकता है। ये आपके रक्त बैंक के कॉन्सेप्ट है। रक्त बैंक का ये उसको स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य है। इसी से संबंधित एक टॉपिक आपका और रह जाता है रक्त दाब, ब्लड प्रेशर, बीपी जिसे हम सामान्य तौर से कहते हैं। आज का एक बहुत कॉमन टर्म हो जाता है, हर कोई बीपी की बात करता रहता है कि मेरी बीपी कम है, मेरी बीपी ज़्यादा है। तो बीपी क्या होता है कि जब हमारा हृदय रक्त को पंप करता है उस समय हमारी धमनियों की जो है भित्तियों पर, वॉल्स पर कितना प्रेशर एक्सर्ट होता है उस रक्त द्वारा, उसी को हम रक्तदाब या ब्लड प्रेशर कहते हैं। शॉर्ट में उसी को बीपी कहते हैं। जब हमारा हृदय पंप करता है रक्त को तो जो झटके से ब्लड जाता है आपकी धमनियों के द्वारा, तो उसी धमनियों की भित्तियों पर, वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, दाब लगा रहा है, उसी को आप रक्तदाब कह देते हैं। इसको नापने के लिए हम स्फेग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। इसकी सहायता से आप किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर नाप सकते हैं। सामान्य जो ब्लड प्रेशर आता है किसी व्यक्ति का 120/80 mmHg मिलीमीटर मरकरी प्रेशर के बराबर होता है। सामान्य रक्त बीपी जो होना चाहिए व्यक्ति का, जो 120 और 80 है ये आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। जो 120 है एसडीपी है और 80 है डीबीपी है। 180 जो है एसबीपी, जिस समय हृदय हमारा संकुचन करता है उस समय प्रेशर कुछ ज़्यादा लग जाता है भित्तियों पर, वो उस समय करीब 120 मिलीमीटर मरकरी दाब के बराबर होता है। उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, जिसमें हृदय रिलैक्स होता है, शीतलन अवस्था में आता है, उस समय प्रेशर घट जाता है भित्तियों पर, वो करीब 180 वो करीब 80 होता है। इस तरह से आपका रक्तदाब का जो रेंज रहता है 120 से 80 के बीच में रहता है। इसी को हम 120/80 के नाम से लिखा जाता है। अपर प्रेशर को हम एसबीपी सिस्टोलिक रक्तदाब और लोअर को हम डायस्टोलिक यानी शीतलन रक्तदाब, संकुचन शीतलन दाब और संकुचन ब्लड रक्तदाब और शीतलन रक्तदाब के नाम से एसबीपी और डीबीपी कहा जाता है। इसी से किसी के रक्तदाब अधिक हो जाता है उसको हाई बीपी का पेशेंट कहते हैं, किसी का लो हो जाता है उसको लो बीपी का प्रॉब्लम कहा जाएगा। अब रक्तदाब के साथ साथ अब हम जब बात करेंगे तो रक्त पीड़ित सामान्य रोगों की जब बात करेंगे तो इसी रक्त से संबंधित बहुत सारे व्यक्तियों में अनेक प्रकार के रोग होते हैं। जैसे रक्ताल्पता यानी एनीमिया होता है, थैलेसीमिया आपने सुना होगा, हीमोफीलिया का नाम बहुत सामान्य रूप से आपने सुना होगा। रक्ताल्पता या एनीमिया हमारे भारत जैसे देश में एक प्रमुख समस्या है, जहाँ पर न्यूट्रिशन की कमी, मुख्य रूप से आयरन लौह युक्त भोज्य पदार्थों की कमी के कारण बहुत से लोगों में खून की कमी हो जाती है, जिसे हम एनीमिया या रक्ताल्पता कहते हैं, जिसमें कि आपका सामान्य हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। जैसे आपको पता है कि हमारा जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है सामान्य रूप से 13 ग्राम पर 100 ml के आसपास होती है, ठीक है। पुरुषों में थोड़ा सा अधिक होती है, महिलाओं में से थोड़ा सा कम होती है। ये औसत रेंज होता है 13 ग्राम पर 100 ml। 100 ml ब्लड में करीब 13 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। और यही हीमोग्लोबिन जब कम हो जाता है तो इसी को हम, क्योंकि हीमोग्लोबिन का मुख्य काम आपकी लाल रुधिर कणिकाओं में आरबीसीज में उपस्थित होता है हीमोग्लोबिन, और ये ऑक्सीजन O2 का संवहन करने का काम करता है। जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो आरबीसी की लाल रुधिर कणिकाओं की ऑक्सीजन को शरीर में एक भाग से दूसरे भाग में ले जाने की क्षमता घट जाएगी। जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो हमारे अंदर ऊर्जा का भी उत्पादन कम होगा, जिससे हमें थकान और शरीर के अंगों में सुस्ती और इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और इसे हम एनीमिया या रक्ताल्पता के नाम से जानते हैं। दूसरा आपका रक्त से संबंधित एक सामान्य रोग है थैलेसीमिया। ये थैलेसीमिया बीमारी वास्तव में यूरोप की बीमारी थी, वहाँ के कुछ देशों में ये आनुवंशिक रोग है। ये तो पोषण संबंधी रोग था एनीमिया,
लेकिन थैलेसीमिया और हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है। ये इसमें हमारे पोषण से कोई मतलब नहीं होता, इसमें हमें अपने माता पिता से गलत या रोगग्रस्त जीन के मिलने के कारण ये रोग हमारे अंदर आ जाता है। और आपको जैसे पता है कि आनुवंशिक रोगों का जन्म के उपरांत कोई उपचार नहीं होता, उसको फिर व्यक्ति को कैसे भी या तो केवल कुछ मतलब प्रभावों को घटाया जा सकता है, या तो जो है उसके बाद फाइनली आदमी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसका कंप्लीट पूर्ण उपचार नहीं हो पाता है। इसलिए सब बीमारियां कुछ ज़्यादा ही भयावह होती हैं। तो ये थैलेसीमिया आपके प्रारंभ में यूरोप के ही कुछ देशों तक सीमित था, लेकिन जैसे आप जानते हैं कि आज ग्लोबल वर्ल्ड है, धीरे धीरे ये बीमारी हमारे देश के भी लोगों के जीन्स में आ गया। और इसमें जो है होता क्या है कि जो आरबीसी की उत्पादन की दर होती काफ़ी कम होती है, और जो आरबीसी की उत्पादन की दर कम होने के साथ साथ उसमें उसका जीवन काल भी बहुत कम होता है। आपको पता है कि हमारे आरबीसी का, लाल रुधिर कणिकाओं का सामान्य जीवन काल लगभग 120 दिन होता है, और एकदम उसका उल्टा है कि जो थैलेसीमिया वाले व्यक्ति होते हैं, जो रोगग्रस्त होते हैं, उनकी आरबीसी का उत्पादन भी कम होता है और उसका जीवन काल भी कम होता है। 120 की जगह केवल 20 दिन रह जाता है, केवल 20 दिन लगभग होता है। अब इसे समझ सकते हैं आप कि जो आरबीसी कम बन रही है, लाल रुधिर कणिकाएं कम बन रही हैं, साथ साथ उनका जीवन काल 15% से भी कम या उससे भी कम उसका जीवन काल हो रहा है। 120 दिन पूर्ण जीवन काल होता है लगभग, तो वहाँ केवल 20 दिन बच रहा है, 20 दिन में ही वो नष्ट हो जाती हैं। इससे उस व्यक्ति में रक्त की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, और ऐसे व्यक्ति जो है 3 साल के बाद उनके अंदर ये सारे सिम्टम आने लगते हैं, क्योंकि बच्चा जब बड़ा होने लगता है उसको तमाम अपने कार्यों के लिए ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की अधिक आवश्यकता होने लगती है, तो उसके अंदर सिम्टम आने लगते हैं। और 3 से 5 अवस्था में अगर थैलेसीमिया का पेशेंट होता है, वो स्पष्ट दिखने लगता है, उसके अंदर प्रॉब्लम, उसके सिम्टम, उसके लक्षण आने लगते हैं। और बहुत रेयर अवस्था में ही, बहुत जो है कुछ ही अवस्था हो कि व्यक्ति 12 से 15 साल तक ही जीवित रहता है। कुछ ही अवस्थाओं में थोड़ा कुछ और जीवन काल हो जाती है, लगभग इतनी अवस्था आते आते ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। अन्यथा दूसरा ही केवल यही है कि उसको हम बराबर नया ब्लड बार बार चढ़ाते रहें। आपने कभी न्यूज़पेपर में सुना होगा या कभी टीवी रेडियो प्रोग्राम में सुना होगा, कहते हैं कि थैलेसीमिया को पेशेंट को तुरंत रक्त की आवश्यकता है, जो भी इच्छित डोनर हो, ऐच्छिक डोनर, वो आकर रक्त दे सकते हैं। तो उनको बहुत बराबर ब्लड देना पड़ता है, लेकिन कितना ब्लड दिया जाएगा, फाइनली उनकी एक दिन 12 से 15 अवस्था के लगभग जो है वर्ष में उनकी मृत्यु हो जाती है अधिकतम। तो ये थैलेसीमिया है। थैलेसीमिया में क्या होता है कि ये जैसे बताया कि जीन से संबंधित रोग है, तो अगर माता पिता में दोनों में जो है उसके जीन हैं, लेकिन एक एक जीन है, जैसे आपको पता है कि हर लक्षण के 2 जीन होते हैं, अगर एक एक जीन थैलेसीमिया माइनर कहते हैं। अगर दोनों पेरेंट्स में थैलेसीमिया माइनर है तो अगली जनरेशन में थैलेसीमिया मेजर होने का चांस है, लेकिन वो भी केवल 25%, यानी 4 अगर बच्चों में देखा जाएगा तो 1 में होने का चांस रहेगा, बाकी 3 में चांस नहीं रहता है। जैसे आपने और भी बीमारियों में देखा होगा किस तरह से जीन्स का मतलब अगली जनरेशन में जाता है। तो ये जो है थैलेसीमिया होता है। थैलेसीमिया माइनर, अगर एक जीन में ही प्रभाव है तो उसमें बहुत अधिक लक्षण आते नहीं, वो आदमी सामान्य जीवन जी लेता है। लेकिन अगर दोनों जीन प्रभावित हो जाते हैं तो उसको थैलेसीमिया मेजर, माइनर मेजर, छोटा बड़ा, तो इस तरह से टर्मिनोलॉजी दी गई है। और अगर पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स जो है माइनर वाले हैं, तो फिर उनके बच्चों में 25% बच्चों में वो बीमारी होने का चांस है, और ऐसे बच्चों की फिर उसका जीवन बचाना संभव नहीं रहता है। ऐसे ही हीमोफीलिया भी आपका आनुवंशिक रोग है, जिसमें इसका जीन, इस बीमारी का जीन आपके X गुणसूत्रों पर उपस्थित होता है। जैसे कि आपको पता है कि मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, और प्रथम 22 जोड़ी तो समान होते हैं, स्त्री पुरुषों में उसको समजात गुणसूत्र कहते हैं। 23वें जोड़ा जो होता है स्त्री और पुरुषों में अलग होता है। आपको पता है स्त्रियों में XX गुणसूत्र होते हैं, पुरुषों में XY होते हैं। तो जो ये जो जीन होता है हीमोफीलिया का, X गुणसूत्र पे होता है, यानी कि स्त्रियों में 2 X होते हैं तो उनके दोनों X पे होने का चांस है, उनके एक X पे, और पुरुष में एक X एक Y है तो उन्हें उनके X पे गुणसूत्र पे इसके जीन अगर रहेंगे तो उस व्यक्ति में हीमोफीलिया हो जाता है। इसमें क्या कहते हैं, इसको हीमोफीलिया में होता क्या है, जैसे यहाँ थैलेसीमिया में देखा कि आपने आरबीसी कम बनती है, उसका जीवन काल कम होता है, इसलिए बार बार उसको बहुत अधिक रक्त की जरूरत पड़ती है, उसके अंदर शरीर में रक्त की बराबर कमी बनी रहती है, और फाइनली उसकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। हीमोफीलिया में क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है उसके अंदर रक्त के जमने की प्रक्रिया पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है। सामान्य रक्त जैसे आपको पता है 3 से 5 मिनट के अंदर जम जाता है, तो यहाँ व्यक्ति का रक्त जमने में आधे घंटे या उससे अधिक समय लग जाता है। और
इससे व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, उसके अंदर छोटी सी भी चोट लगने से रक्त निकलता रहता है और फाइनली इससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इसका जो जो इसका जीन होता है एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होता है। तो अब पुरुषों में अगर एक एक्स पे भी आ जाएगा जीन तो उसमें वो रोग हो जाएगा, क्योंकि एक ही एक्स पे रह के प्रभावी हो जाएगा। और महिलाओं में अगर जो है दोनों एक्स पे आएगा तभी वो रोगग्रस्त होंगी, अन्यथा एक पे रहने से वाहक कहलाती हों। तो ये हीमोफीलिया होता है। हीमोफीलिया वैसे आपको पता होना चाहिए कि हमारे रक्त को जमने में कई कारक या फैक्टर रोल प्ले करते हैं। तो उसमें जो कौन सा फैक्टर नहीं है, इसके बेस पे हीमोफीलिया 3 तरह हो जाता है। हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी। अगर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 नहीं रहता, 8वां फैक्टर नहीं रहता, तो उसके हम कहते हैं हीमोफीलिया ए, उसकी वजह से व्यक्ति में रक्त नहीं जमेगा। अगर 9th फैक्टर नहीं रहता, उसको हीमोफीलिया हम बी कहते हैं। और 11th फैक्टर 11वां कारक अनुपस्थित होता है तो फिर हम उसको हीमोफीलिया सी कहते हैं। हीमोफीलिया रोग को हम राजसी रोग या रॉयल डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि इस रोग से आपकी इंग्लैंड की महारानी क्वीन विक्टोरिया भी प्रभावित थी, वो इस रोग की वाहक थी। इस कारण उनके कई संतानों में ये रोग अगली पीढ़ी में भी गया। इस प्रकार से ये जो है आपका राजसी रोग या रॉयल डिजीज़ भी कहलाता है। तो इस तरह से ये आपका ब्लड और उससे संबंधित टॉपिक की बात पूरी हुई। आप सभी का धन्यवाद।